हेलो दोस्तों, तो अब आपका इस हफ्ते का प्रीक्योर शुरू करते हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। जियोपॉलिटिक्स में हुदैदा अग्रीमेंट है ना। व्हाई दिस अग्रीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ क्योंकि ये यमन सिविल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो जो ये सिविल वॉर्स हैं, ऐसी आईआर की न्यूज़ यूजुअली हम जो है नेगलेक्ट कर देते हैं, बट व्हाट हैपन्स इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना। पिछले साल देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सी कंट्रीज़ में सिविल वॉर क्राइसिस चल रहे हैं, राइट, एंड द आंसर वाज यमन एंड सीरिया। ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ जो है ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम में आ सकती हैं, इसलिए वील ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज रिसेंटली जो यूएन मिशन है उसका जो हेड है, राइट, एक इंडियन को बनाया गया है जिनका नाम है अभिजीत गुहा। ठीक है, सो बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि क्या यमन में सिविल वॉर हो रही है, राइट, सिंस 2015। ठीक है, दो डिफरेंट फैक्शंस के बीच में, दो डिफरेंट गुटों के बीच में सिविल वॉर है, राइट। तो सबसे पहली कौन सी है? जो कि यमनी गवर्नमेंट है, राइट, लेड बाय अब्राबू मंसूर हादी, राइट, इन ये एक फैक्शन है। दूसरा फैक्शन है जो आपके होथी रिबेल्स हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर वन फैक्शन, दिस इज़ योर सेकेंड फैक्शन। ठीक है, तो इसको अगर ईजिली समझें तो मैंने विकीपीडिया से यमन सिविल वॉर का ये मैप लिया है। कैन यू सी डिफरेंट रीजन्स आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फैक्शंस, है ना। कुछ हूथी रेबल्स के अंडर है, कुछ हादी लेड गवर्नमेंट के अंडर रीजन है, कुछ अकॉर्डिंगली डिफरेंट लोगों के अंडर है, राइट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। या यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट, बस आप इतना समझ लीजिए कि देयर इज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन, कि कौन सी जगह पे किसका राइट आता है। ठीक है, सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ में सिविल वॉर चल रही है। तो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स यूपीएससी चेक्स योर करंट अफेयर्स एज वेल, राइट, सच करंट अफेयर्स विच इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड जो आपके आईआर में आते हैं, राइट। तो ये अग्रीमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में था? दिसंबर 2018 में क्या हुआ, राइट, जितने भी फैक्शंस हैं दे अग्रीड टू विड्रॉ फ्रॉम हुदैया पोर्ट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये पोर्ट कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, राइट, तो उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इस पोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है कि यमन की पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा, इट्स मोर लाइक अ प्रिंसिपल लाइफ लाइन, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब इसका क्लोजर हुआ ड्यू टू दी इश्यूज बिटवीन डिफरेंट फैक्शन, तो उसका यमन पे काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ। इसीलिए इवेंचुअली इसको दोबारा से शुरुआत करने के लिए इस पर्टिकुलर पोर्ट की देयर वाज दिस अग्रीमेंट व्हिच वाज साइन। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ने, राइट, ऑन जनवरी 2019 यूएनएससी जो है उन्होंने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन, और उन्होंने एक मिशन बनाया जिसका एजेंडा क्या था? टू ओवरसी, राइट, सीज फायर, राइट, माइन एक्शन ऑपरेशन एंड रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस अराउंड दिस पर्टिकुलर पोर्ट, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि ये पोर्ट किससे एसोसिएटेड है, आप वो भी बता सकते हो ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या पर्पज़ है इस अग्रीमेंट का, वो भी आप एसोसिएट कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर अग्रीमेंट है ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, आई थिंक दैट ऑल्सो यू शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में स्टबल बर्निंग बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, आपने पढ़ी भी होगी। तो स्टबल बर्निंग बेसिकली क्या है, राइट, जो भी आपका क्रॉप्स को उगाने के बाद क्रॉप रेजिड्यू बचता है, राइट, आफ्टर दी हार्वेस्ट उसको बर्न किया जाता है, राइट, बट देन कोशिश ये की जाती है कि एक कंट्रोल्ड फायर सिस्टम रहे। ऐसा नहीं कि फायर कंप्लीटली फैल जाए, एक कंट्रोल्ड सिस्टम रहे टू बर्न दिस क्रॉप रेजिड्यू। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं स्टबल बर्निंग को क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग भी कहते हैं। रेजिड्यू क्या होता है? जो कि एंड में चीज़ें बची हुई रहती हैं, राइट। सबसे ज़्यादा ये हरियाणा और पंजाब में न्यूज़ में रहता है। तो दिक्कत क्या है कि बहुत ज़्यादा जब हस्क की बर्निंग होती है उससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल स्मोक प्रोड्यूस होती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा न्यूज़ रहती है कि इन सब जगहों पे स्टबल बर्निंग की वजह से, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। रीज़न क्या है कि ये जो बर्निंग है ये इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाती है, राइट। इनकम्प्लीट कंबस्शन का मतलब है कि 100% जो है बर्निंग नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ रेजिड्यू पीछे रह जाता है। रेजिड्यू क्या होता है? थोड़ा बहुत सामान पीछे रह जाता है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि 100% बर्निंग ना होने की वजह से बर्न करते समय कुछ ऐसी गैसेज हैं या कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि
पीछे रह जाते हैं और उसकी वजह से टॉक्सिकेशन फैल जाता है, राइट। तो अब फाइनली क्या हुआ है कि एनजीटी ने कुछ पेनल्टीज़ भी लगाई हैं इसके पीछे, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक पंजाब ने क्या किया है, पैडी स्ट्रॉ चैलेंज फंड भी शुरू किया है 1 मिलियन का, राइट। किस चीज़ पे फंड करेगा ये, राइट। ये पर्टिकुलर फंड किस पे काम करेगा, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पे काम करेगा कि अगर कोई भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो उस रेजिड्यू को हम मैनेज कैसे करें, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन एक्चुअली आस्क यू द स्टेट विच हैज़ कम अप विद दिस फंड, ठीक है, और दे कुड आस्क यू कि ये फंड किस चीज़ से एसोसिएटेड है। ऑब्वियसली द वैल्यू इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोग स्टबल बर्न ना करें, राइट, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं और जो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें उनको डिसइंसेंटिव्स किया जाए, राइट। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की बस ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसके बारे में अभी कोई बात नहीं है न्यूज़ में, राइट। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि जितने भी ऐसे स्टेट्स हैं या फार्मर्स हैं जो कि स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उनको डिनाई की जाए बेनिफिट्स ऑफ एमएसपी, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो हैं स्टेट के साथ मीटिंग्स कन्वीन करें सो दैट वो इसके सोल्यूशन पे आ पाए, ठीक है। एग्रीकल्चर में एक और न्यूज़ है आपकी पैराक्वाट, राइट। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, पैराक्वाट हैज़ बीन इन न्यूज़, इट इज़ एसोसिएटेड विद, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उन टर्म से एसोसिएटेड जिनका कि थोड़ा सा टीडियस नाम रहता है, राइट। तो ये बेसिकली एक टॉक्सिक केमिकल है जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होता है एज हर्बिसाइड, राइट। हर्बिसाइड क्या होता है, जो कि वीड या ग्रास, जो ऐसे कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको किल करने में काम आता है, राइट। पैराक्वाट में दिक्कत क्या है, यूएस तो कहता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड यूज़ है, इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना भी सही नहीं है क्योंकि इसका कोई भी एंटीट्यूड नहीं है। इस हर्बिसाइड को यूज़ करने से आगे जो कंज्यूमर्स थे, राइट, उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी बिकॉज दे एक्चुअली कुड कम अप विद किडनी, लिवर या लंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप हर्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, आपके खाने में अंदर जा रही हैं सब चीज़ें, इवेंचुअली व्हेन यू ईट ऑल दीज थिंग्स, व्हेन दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर फूड चेन, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, राइट। और इस डिजीज़ को सही करने की कोई एंटीडोट भी नहीं है, इसी वजह से इट हैज़ बिन बैंड इन 32 कंट्रीज। रादर जिस कंट्री में ये बनता भी है, राइट, वहाँ पर भी इसे बैन कर दिया गया है, ठीक है। चलो स्पेस की बात करते हैं। आदित्य L1 मिशन आपको पता है, राइट, बहुत बार हमने पढ़ा है, टू स्टडी द सन, राइट। ध्यान रखना है, इट इज़ प्लान टू बी लॉन्च इन मिड 2020। कई लोगों को यही नहीं पता होता कि मिशन कब लॉन्च हो रहा है। आदित्य L1 आपने बहुत बार सुना है एंड यू वुड नो कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है, लेकिन कब लॉन्च हो रहा है इसके बारे में आपको पता नहीं होता, लाइक द पीपल हु एक्चुअली डोंट रिमेंबर दिस, ठीक है। सो इट हैज़ नॉट बीन लॉन्च, इट इज़ प्लान टू बी लॉन्च्ड इन मिड 2020, राइट। तो अगेन एजेंडा क्या है इसका, ऑब्वियसली आदित्य L1 है, राइट। आदित्य सूरज को भी कहते हैं, राइट। सो एजेंडा है सन की लेयर्स को पढ़ने का, राइट। फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, तीनों की तीनों लेयर्स को पढ़ने का इसका एजेंडा है। तो अगर आप हमारे GS बैच के स्टूडेंट हो, ये सारा कुछ हमने बहुत ही डिटेल में किया हुआ है लेयर्स के बारे में, राइट। अगेन जो आपकी कोरोनल मास इजेक्शंस हैं, राइट। कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होती है कि जैसे सन में बहुत सारी ना रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ऐसी कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, राइट। तो इसके बारे में भी डेटा पता करने की कोशिश की जा रही है ताकि आपका वेदर प्रिडिक्ट हो सके, ठीक है। अगेन ये कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, याद रखना L1 पॉइंट पे। L1 इज़ वन ऑफ द लैग्रांजेस पॉइंट, ठीक है। लैग्रांजेस पॉइंट पे क्या होते हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी बट बहुत ना एक सिंपल सी चीज़ समझाती हूँ। तो व्हाट हैपन्स इज, मान लो कोई भी चीज़ है ना, इट कैन गेट अफेक्टेड बाय आसपास के डिफरेंट फोर्सेस, है ना। मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो लैग्रांजेस पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिनमें ये फोर्सेस न्यूट्रल है, राइट। इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि इस पॉइंट पे आपने एक स्पेसक्राफ्ट रखा बट इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डिफरेंट
अदर स्पेसक्राफ्ट्स या डिफरेंट एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, या फिर इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, बहुत सारी फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं। तो ये लैग्रांजेस पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे ये जब जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, और यहाँ पे अगर मान लो L1 पॉइंट पे मैं आदित्य को लॉन्च कर देती हूँ तो यहाँ पे इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी अदर फोर्स, राइट। ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, राइट, ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देगी, और ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट्स हैं ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर उस तरफ नहीं गिरेंगे, एंड दे विल स्टे स्टेबल एट देयर पॉइंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया, वैसे देयर इज लॉट ऑफ लॉजिक एज वेल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो काफ़ी कुछ हमने PCM बैच में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उस बैच के स्टूडेंट हो तो आपको इन सब में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट एजेंडा जो आपका स्पेस से एसोसिएटेड है दैट इज LRO, विच इज़ योर लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, राइट। पहली बात याद रखने वाली क्या है, नासा से एसोसिएटेड है, राइट। दूसरा क्या है, रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। मैंने ऐसे रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली कि इट्स नॉट अ मैन्ड मिशन, ठीक है, बंदा नहीं है, बट इट्स अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जिसे डिफरेंट जगह से कंट्रोल किया जा रहा है, राइट। लूनर है, इसका मतलब है इट इज़ करंटली ऑर्बिटिंग द मून, ठीक है। तो इसके जो भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा ये नासा के जो फ्यूचर मिशंस होंगे मून में, जिसमें कि नासा प्लान कर रहा है कि ह्यूमंस भी हों, उनके लिए डेटा इकट्ठा करेगा, राइट। किस तरह का डेटा, सेफ लैंडिंग साइट्स क्या हैं, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मून का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या और टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशंस होंगे, ठीक है। चलो रिसोर्सेज की बात करते हैं। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक कौन सा है जी, वेस्ट बंगाल में है, राइट, दिचाओ पंचमी कोल ब्लॉक, ठीक है, याद रखना। वर्ल्ड का सेकेंड है, एशिया का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेसिक एजेंडा क्या है, टू प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, राइट, कि सबसे पहली बात न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ हो और किसी भी मिलिट्री पर्पस के यूज़ करने के लिए उसे इनहिबिट किया जाए, रोका जाए, राइट। तो दो काम क्या है, पहला क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ हो, और अगर किसी भी जगह इसको मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए उसको भी रोकने की कोशिश करता है ये IAEA, राइट। 1957 में बनना शुरू हुआ था, राइट। इनका हेडक्वार्टर है वियना में, ठीक है। तो अगर ब्रॉडली देखें कि बेसिकली क्या हो रहा है, तो इट्स एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम, राइट, जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर पावर जो भी है वर्ल्ड वाइड उनसे एसोसिएटेड उसको पीसफुल बनाने के लिए कोऑपरेशन करता है ना। कोऑपरेशन कुड मीन एनीवे, साइंटिफिक कोऑपरेशन हो सकती है, टेक्निकल कोऑपरेशन हो सकती है, जस्ट टू मेक द पीसफुल यूज़ ऑफ इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। तो कोल गैसिफिकेशन से बहुत सिंपल चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि किस किस चीज़ का मिक्सचर होती है ना। दिस इज़ अ वेरी टिपिकल साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं यूज़ करना, आपको याद करना है कि क्या क्या इसके मिक्सचर में रहता है, ठीक है। सो ये जो भी मिक्सचर है यहाँ पे, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस, वाटर वेपर, इन सबको आपको ऐसा का ऐसा याद करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनिशियली इसको यूज़ किया जाता था टाउन गैस को प्रोड्यूस करने में। तो ये दो आपके फैक्चुअल डेटा हैं दैट आई वांट यू टू रिमेंबर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें हमें फैक्चुअल डेटा भी याद करना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर यूनिट, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। आई विल प्रोनाउंस इट द वे आप एग्जाम में लिखोगे, राइट, अकादमिक लोमोनोसोव, क्योंकि दैट वे द स्पेलिंग्स वुड बी करेक्ट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन चेक करना चाहते हो, प्लीज़ फील वेलकम कि आप अपने एंड पे उसको चेक करें, ठीक है। बट मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो चीज़ हम लिखें हम उसे वैसा ही स्पेल करें। कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, इट इज़ एसोसिएटेड विद रशिया, ठीक है। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी में 16 ग्रासलैंड्स बहुत ज़्यादा यूज़ में थे, राइट। तो 16 ग्रासलैंड्स बेटर तो ये रहता है कि आप इसे मैप पे मार्क कर लो, बट देन जस्ट टू लेट यू नो दे आर लिमिटेड टू दी सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये बहुत क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से रीजन से एसोसिएटेड है, तो आप बता दोगे कि इट इज़ एसोसिएटेड विद दी सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यूल हैव टू नो। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 क्या है ये। तो यूएन के डेसास पॉपुलेशन डिवीजन ने कुछ डेटा रिलीज़ किया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, राइट। बट लेट्स सी वो क्या क्या कह रहे हैं। इंडिया के टोटली ये बात कहते हैं, डेटा कहता है, राइट, कि जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, राइट,
2010 और 2019 के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, राइट। फिलहाल एस्टिमेट कितना है, 272 मिलियंस आपके इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं, राइट। अगेन जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है, राइट, पहले 2.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड थी, अब 3.5% हो गई। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि टोटल जनता x थी तो 2000 में 2.8% ऑफ द x इज योर माइग्रेंट्स। अब कितना रह गया, अगर टोटल पॉपुलेशन x है तो बढ़ के 3.5% उस टोटल वैल्यू का माइग्रेंट्स में आता है, राइट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है, राइट, कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 2015 में 15.9 मिलियन माइग्रेंट्स थे, 2019 में 17.5 मिलियन माइग्रेंट्स हो गए। तो सिंपल शब्दों में अगर आप याद रखो तो जो माइग्रेंट्स हैं उनकी जो नंबर है दैट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड, ठीक है। अगेन इंडिया के बाद जो सेकंड कंट्री है इससे एसोसिएटेड दैट इज मैक्सिको, ठीक है, एंड देन चाइना, रशिया एंड सीरिया। तो आप इन में से पहले 2-3 को डेफिनेटली याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट इज योर क्लाइमेट चेंज। अगर आपने परसों का मेंस का पेपर देखा है तो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट की क्वेश्चन भी जीएस हमने पूछे हैं, फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स। तो व्हाट आई ट्राई इज कि अब से क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड न्यूज़ भी मैं आपको दूँ, राइट। सो क्लाइमेट चेंज से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फिलहाल क्या थी, इंडियाज़ कूलिंग एक्शन प्लान, ठीक है। तो कूलिंग रिक्वायरमेंट्स को इंडिया की अडियर करने के लिए ये एक प्लान बना है, राइट, कि इंडिया की कूलिंग डिमांड को 20 से 25% तक कम किया जाए, राइट, और रेफ्रिजरेशन को भी कम किया जाए। क्यों कम किया जा रहा है रेफ्रिजरेशन को, ऑब्वियसली ताकि जो हार्मफुल चीज़ें हैं जो भी इनसे जनरेट होती हैं वो इवेंचुअली कम हो जाए, राइट। अगर उससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स दी गई हैं, राइट, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, बट आपको फिलहाल तो बेसिक्स पता होने चाहिए कि इंडिया का जो कूलिंग एक्शन प्लान है व्हाट डज इट से। इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं, ठीक है, तो डेटा आप खुद पढ़े ना। एक ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा। वो क्या कहता है कि जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, इनको ODS कहते हैं, जितने भी आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, राइट, उनको कम किया जाए सो दैट अब जो आपकी ओजोन लेयर का डिप्लीशन है वो जो है कम हो जाए, ठीक है। तो जितने भी रेफ्रिजरेंट्स हैं या ACs हैं, इनसे जो भी मटेरियल बाहर निकलता है, राइट, इनकी कूलिंग की वजह से, राइट, जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, राइट, वो उनसे ऐसे चीज़ें जनरेट होती हैं जिनसे ओजोन डिप्लीट होता है। इनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है, सिंपल शब्दों में। तो कहीं ना कहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ना कहीं हम ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करें, इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके हिसाब से इंडिया की कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को बाय 2037-38 25 से 40% तक रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और इसको रिड्यूस करने के लिए टेक्नीशियंस को भी ट्रेनिंग और सर्टिफाई किया जाएगा सो दैट आपका जो गोल है फॉर सस्टेनेबल कूलिंग, राइट, उसको आगे जाके सस्टेनेबल बनाया जा सके, ठीक है। सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपने, आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट पढ़ा होगा। आप चाहें तो इसको डिटेल में जाके अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीक से आई ट्राई कि हम एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में और डिटेल में चीज़ें डिस्कस करें, ठीक है। चलो देन, ओके दोस्तों, बाय बाय।